हेलो एवरीवन, आज जो है इस वीडियो में हम जो है अपने सोलर सिस्टम में एक बाहरी सोलर सिस्टम से आए हुए स्पेस ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ओमुआमुआ। ठीक है, द ओमुआमुआ। ओमुआमुआ द फर्स्ट इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमारे सोलर सिस्टम का नहीं है, ये किसी और सोलर सिस्टम से आया है। ठीक है, इसीलिए इसे नाम दिया गया है इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और ये पहली बार हुआ है कि जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट जो है हमारे सौर मंडल में, हमारे सोलर सिस्टम में इंटर किया है। ठीक है, तो आज का वीडियो जो है बहुत ही खास होने वाला है, आपके नॉलेज पर्पस के लिए तो खास होने ही वाला है, इसके साथ में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए ये जो है टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको लेकर आजकल बहुत ही कंट्रोवर्सी हो रही है। ठीक है, पूरे एस्ट्रोलॉजी जगत में ये खलबली मचाया हुआ है ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी हाल ही में जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोएब ने, ठीक है, एवी लोएब ने ये बोला है कि ये जो इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है ये और कुछ नहीं बल्कि एक एलियन शिप है। ठीक है, यानी कि ये शिप जो है एलियंस द्वारा भेजी गई है। उनका कहना है कि ये जो है पहली बार हमें साइन मिला है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, यानी कि एलियंस भी रहते हैं, दूसरी दुनिया में भी जो है जीव रहते हैं। ठीक है, तो इस बात को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। साइंटिस्ट का एक ग्रुप मानता है कि ये जो है एक नेचुरल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और एक जो ग्रुप है जो हमें लोएब को सपोर्ट करता है, यानी एवी लोएब जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं, ये एक एलियन शिप है, यानी कि ये आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। ठीक है, इसमें हम सारे के सारे पॉइंट क्लियर करेंगे कि ओमुआमुआ नाम कहां से आया, इतना अजीब नाम। ठीक है, इसकी खोज कब हुई, कैसे हुई, किस साइंटिस्ट ने की, इसके पीछे क्या कहानी है। ठीक है, और वास्तव में ये एलियन शिप है कि नहीं है, और ऐसे क्या क्या कारण थे जिसके कारण इसे एलियन शिप बोला गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू होती है हवाई से। ठीक है, हवाई जो है ये यूएसए का एक भाग है। ठीक है, यूएसए का जो है एक स्टेट है ये, अमेरिका का। क्लियर है, और इसे हम लोग आइसलैंड बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे कि आइसलैंड जिसे हिंदी में द्वीप बोलते हैं, किसे बोलते हैं, तो यदि कोई लैंड एरिया चारों तरफ जो है समुद्र से घिरा हो तो उसे हम लोग आइसलैंड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्वीप। ठीक है, तो जो हमारा हवाई है वो जो है पैसिफिक ओशियन, इसके चारों तरफ जो है पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर फैला हुआ है। क्लियर है, तो ये जो है एक द्वीप है। क्लियर, तो ये बात जो है आपकी जानकारी के लिए है कि हवाई जो है एक द्वीप है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखिए हवाई द्वीप में जो है नासा ने जो है अपनी एक ऑब्जर्वेटरी जो है स्थापित की है, और उसमें जो है एक पेन स्टार नाम का जो है टेलीस्कोप लगा हुआ है। ये टेलीस्कोप है काफी हाई रेजोल्यूशन वाला टेलीस्कोप है, इससे दूर दूर की जो है ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। क्लियर है, तारों को, ग्रहों को देखने के लिए ये जो है टेलीस्कोप रखा हुआ है। ठीक है, इसका रेजोल्यूशन पावर काफी ज्यादा है। क्लियर है, तो अब क्या है कि इस टेलीस्कोप ने जो है लगभग अक्टूबर के महीने में 2017 में, ठीक है, अक्टूबर 2017 में जो है एक इमेज जो है दिखाई। ये है टेलीस्कोपिक इमेज। इसमें जो आपको दिख रहा है ये पॉइंट जिसको गोले में अंडरलाइन कर दिया गया, ठीक है, ये जो है एक नया ऑब्जेक्ट दिखा। देखिए बाकी सभी जो लाइनें दिख रही हैं ये सब, तो ये सब डेली स्टार है। डेली स्टार का मतलब ये है कि ये स्टार का पथ है, जो भी हमारे तारे हैं, ठीक है, उनका जो है ये लाइन दिखा रहा है। तो ये तो डेली वाले स्टार हैं, तो इनकी लाइनिंग दिखा रही है। लेकिन ये जो पॉइंट दिख रहा है बीच में, ठीक है, इस पॉइंट पर, तो ये एक ऑब्जेक्ट था जो पहले नहीं था। ये जो है तुरंत दिखना देना स्टार्ट किया कुछ दिनों से। तो वहां पर जो है साइंटिस्टों को यह आके लगता है कि यहाँ पे कोई नया ऑब्जेक्ट आया है। तो इस ऑब्जेक्ट को लेके जो है कई थ्योरीज जो है दी गई कि ये क्या हो सकता है। तो तीन चीजें जो है सामने आई कि ये जो है तीनों में से एक हो सकता है, या तो ये कॉमेट हो सकता है, या तो एस्ट्रॉइड हो सकता है, या तो मीटियोरॉइड हो सकता है। इन तीनों में से ही एक हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे कि ये कॉमेट क्या होता है, एस्ट्रॉइड क्या होता है, और मीटियोरॉइड क्या होता है। पहले हम क्लियरली बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये इन तीनों में से क्या है। तो देखिए कॉमेट कहते किसे हैं, तो बात को समझिए कि कॉमेट क्या होता है। तो फ्रोजन गैसेस होती हैं, यानी कि सामान्य भाषा में कि जो गैस होती हैं वो जम जाती है और जम के जो है सॉलिड बन जाती हैं, ठोस, ठीक है, और वो जो है हमारा स्पेस में चलती हैं साथ में, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉमेट। अब क्या है कि जब ये कॉमेट सूर्य के पास से गुजरता है, ठीक है, सन के जो है नजदीक से अगर गुजरता है, तो गर्मी के कारण जो हमारी बर्फ है, ठीक है, जो गैस जो है हमारा बर्फ के रूप में है, वो जो है पिघलता है, मेल्ट होता है। तो जो गैस है वो पीछे से कुछ इस तरह निकलती है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इधर आगे जा रहा है, तो सूर्य के अगर यदि पास से जा रहा है तो ये मेल्ट होगा, ठीक है। तो जो बर्फ के रूप में वो सीधे गैस बन जाता है, गैसियस फॉर्म में चला जाता है, और पीछे कुछ ऐसे पूंछ दिखने लगती है, ठीक है, पीछे जो है ये पूंछ दिखने लगती है इसकी,
क्लियर है। तो इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुच्छल तारा या इसे धूमकेतु भी बोलते हैं। क्लियर है। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि ये आपका फॉलिंग स्टार यानी टूटता हुआ तारा नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज है। इसे पुच्छल तारा या धूमकेतु कहते हैं और इसे इंग्लिश में हम लोग कॉमेट कहते हैं। क्लियर है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि या तो ये एस्ट्रॉइड हो सकता था, तो बात करनी है कि एस्ट्रॉइड क्या है और मीटियोराइड क्या है। तो देखिए सिंपल सी बात ये है कि एस्ट्रॉइड और मीटियोराइड जो है एक ही चीजें होती हैं, बस ये जो है साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो ये कॉमेट के लिए मैंने ये फिगर दिखाया है, लेकिन एस्ट्रॉइड और मीटियोराइड जो है ऐसे ही होते हैं, इनका कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, किसी भी शेप के हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन यदि साइज बहुत बड़ा है तो बोलेंगे एस्ट्रॉइड और साइज बहुत छोटा है तो क्या बोलेंगे मीटियोराइड। ठीक है। अब बात करनी कि ये होता क्या है। तो देखिए ये हमारा सोलर सिस्टम है जो आपके सामने दिख रहा है, ये सोलर सिस्टम की जो है एक इमेज दिखाई गई है। क्लियर है। इसमें देखिए तो सबसे सेंटर में जो है ये सन है, हमारा प्यारा सन जो है सबसे सेंटर में रहता है और सारे प्लेनेट जो है उसको सेंटर मान के जो है अपने सर्कुलर पाथ में इसको चक्कर लगाते रहते हैं। सन को जो है सेंटर मान के अपने अपने पैथ में, सर्कुलर पैथ में इसको चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो हमारा ये मार्स है, ठीक है, ये हमारा मार्स है। क्लियर है। ये मार्स है और ये हमारा जुपिटर है। तो मार्स और जुपिटर के बीच में ये कुछ जो है पार्टिकल्स हैं। ठीक है। इसमें बड़े बड़े पार्टिकल भी होंगे और छोटे छोटे पार्टिकल भी होंगे, लेकिन ये प्लेनेट नहीं है, ये ग्रह नहीं है। ठीक है। इसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट, यानी इसे हिंदी में बोलेंगे क्षुद्र ग्रह बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। तो ये सारे जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट में क्षुद्र ग्रह घूमते रहते हैं, इनका कोई रेगुलर शेप साइज नहीं होने वाला है। ये भी जो है सन को ही सेंटर मान के जो है इसको रिजॉल्व करते रहते हैं, यानी कि चक्कर लगाते रहते हैं। अब क्या है कि इनकी संख्या यहाँ पे देख ही सकते हैं कि आप इतनी ज्यादा है। क्लियर है। तो कभी कभी क्या होता है कि ये आपस में जब टकरा जाते हैं तो ये जो है अपने पैथ से अलग हो जाते हैं और ये किधर भी चले जाते हैं, या तो बाहर जा सकते हैं या तो अंदर की तरफ आ सकते हैं। तो कभी कभी ये अर्थ पे गिर जा सकते हैं। ठीक है। मार्स पे भी गिरते हैं। ठीक है। मून पे भी, चंद्रमा में भी गिरते हैं। क्लियर है। तो ये जो है इसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड। क्लियर है। तो बात यही रही कि एस्ट्रॉइड जो है वो क्षुद्र ग्रह है। ये भी क्या करते हैं, तो जैसे सारे प्लेनेट जो है सन को रिजॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, ठीक वैसे ही एस्ट्रॉइड भी जो है वो सन को ही चक्कर लगाते हैं। आपस में टकराने के कारण वो अपने पैथ से अलग होकर कभी कभी पृथ्वी पर गिर जाते हैं। ठीक है। तो इसे हम लोग बोलते हैं एस्ट्रॉइड। क्लियर है। और फिर से मैं रिपीट कर दूं कि एस्ट्रॉइड और मीटियोरॉइड में क्या अंतर है, तो बस यही अंतर है कि जब साइज बड़ा होगा तो इसे बोलेंगे एस्ट्रॉइड और जब साइज छोटा होगा तो इसे बोलेंगे मीटियोरॉइड। बाकी कोई इसमें खास डिफरेंस नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जब अर्थ पर आते हैं तो क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो देखिए यदि जो है मीटियोर होगा, ठीक है, यानी उसका साइज बहुत छोटा होगा, तो जब अर्थ पे आएगा तो अर्थ के जो है बाहर इसका जो है एटमॉस्फेयर होगा। क्लियर है। और एटमॉस्फेयर में जब ये एंटर करेगा तो यहां पे इसको फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है। जैसे कि हम हाथ पे हाथ रगड़ते हैं तो फ्रिक्शन के कारण हमारा हाथ गर्म होने लगता है, ठीक वैसे ही यहां पर जब मीटियोर अंदर आता है तो यहां पर जो एयर है, एटमॉस्फेयर की जो एयर है, वो इस पर जो है फ्रिक्शनल लगाती है, फ्रिक्शन लगाएगी, घर्षण लगाएगी। और चूंकि इस मीटियोर की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा होता है और इसीलिए इस मीटियोर में आग लग जाती है। ठीक है। और इसे हम लोग बोलते हैं फॉलिंग स्टार या फिर शूटिंग स्टार, और इसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं टूटता हुआ तारा। इसको देखते ही लोग विश मांगते हैं, वो पूरी हो या ना हो अलग बात है। क्लियर है। लेकिन अच्छा, ये जो है इसमें आग लग जाती है तो ये जलकर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हमेशा नष्ट होंगे नहीं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी साइज बहुत बड़े हों। ठीक है। तो कुछ भाग जल जाएगा और कुछ भाग पृथ्वी पर गिर जाएगा। ठीक है। यदि साइज छोटा है तो पूरा का पूरा पार्ट जो है रास्ते में ही जल जाता है, पृथ्वी की सतह पर कुछ गिरने वाला नहीं है। लेकिन कभी कभी मीटियोर ये एस्ट्रॉइड के रूप में आ जाएंगे, यानी बड़े बड़े आ जाएंगे, तब क्या है कि कुछ भाग तो जल जाएगा लेकिन कुछ भाग पृथ्वी पर गिर जाता है। तो वो पृथ्वी पर क्या इंपैक्ट डालता है वो देखते हैं। तो देखिए ये है लूनार लेक। ठीक है। काफी फेमस है, ये भी जो है पिछले साल काफी कंट्रोवर्सी में रही थी, क्योंकि इसका जो कलर है वो एक ही रात में चेंज हो गया था। ये आपको ग्रीन दिख रहा है, लेकिन एक रात में इसका कलर जो है गुलाबी हो गया था, पिंक हो गया था। तो किसी और वीडियो में बात करेंगे ये क्यों हुआ, ठीक है, इसके पीछे कारण क्या है। लेकिन ये जो लूनार लेक है ये कैसे बनी है, तो एक एस्ट्रॉइड यहां पे गिरा तो यहां पर एक गड्ढा बन गया।
ठीक है, और ये गड्ढा बहुत बड़ा है, ये फोटो में छोटा दिख रहा है, ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा गड्ढा है और इसमें समय के साथ पानी जो इकट्ठा होने लगा तो यहाँ पे एक झील का निर्माण हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं लूनार लेक यानी लूनार झील। ठीक है, अगला देखते हैं कि और क्या इंपैक्ट है। तो देखिए चंद्रमा है, चंद्रमा पर जो है आपको काले काले धब्बे दिखाई देते होंगे, तो वो और कुछ नहीं है, उस पर क्या है कि इतने मीटियोराइट्स और एस्टेरॉइड्स गिरे हैं कि यहाँ पर धब्बे बढ़ गए, धब्बे का मतलब गड्ढे हो गए हैं। ठीक है, ये सारे गड्ढे हैं, एस्टेरॉइड गिरने के कारण, मीटियोराइट गिरने के कारण जो है यहाँ पे गड्ढे हो चुके हैं। और गड्ढों में क्या है, देखिए चंद्रमा के पास अपना प्रकाश तो होता नहीं, चंद्रमा के पास अपनी लाइट सोर्स नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। तो अब क्या है कि जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पहुंचता है तो गड्ढों में जो है सही प्रकार से जा नहीं पाता। ठीक है, तो इसीलिए गड्ढे जो है हल्के हल्के ब्लैक दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी गड्ढों में अंधेरा रहता है, इसीलिए हम लोगों को जो है चंद्रमा की सतह पर सदैव धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो आप जब भी चंद्रमा को देखेंगे फुल मून में तो उस पर धब्बे दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये इंपैक्ट डालता है हमारा एस्टेरॉइड और मीटियोराइड, ये पृथ्वी पे भी गिरेगा तो कुछ ऐसे गड्ढे बनाएगा और चंद्रमा में भी क्या बनाएगा, गड्ढे। यदि साइज बड़ा होगा तो, यदि साइज छोटा है तो वो एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में ही फ्रिक्शन से जल के खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि एस्टेरॉइड बहुत बड़ा आ जाए, ठीक है, यानी जो बहुत बड़ा, क्योंकि एस्टेरॉइड रियलिटी में बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो यदि एस्टेरॉइड बहुत बड़ा आ जाए तो वो पूरी पृथ्वी को जो है तबाह कर सकता है, पूरी पृथ्वी को फाड़ के अलग भी कर सकता है। ठीक है, इतना पावरफुल भी हो सकता है और वास्तव में ऐसा हुआ भी है। तो आप लोगों को पता होगा कि पहले जो है यहाँ पृथ्वी पर डायनासोर रहा करते थे। ठीक है, तो डायनासोर खत्म कैसे हुए, तो अपोकलिप्स आया था। अपोकलिप्स मतलब ये है कि सब समाप्त हो गया था। तो वो आया कैसे था, तो पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा एस्टेरॉइड गिरा, ठीक है, जिससे पूरी की पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है चेंज हो गया। ठीक है, भूकंप तो आया ही, क्योंकि पृथ्वी पर जब गिरेगा, ठीक है, पृथ्वी पर जब एस्टेरॉइड गिरेगा, बहुत बड़ा एस्टेरॉइड यदि पृथ्वी पर गिरेगा तो यहाँ पर कंपन होगा तो भूकंप आएंगे। ठीक है, समुद्र जो है उसकी लहरें ऊपर उठेंगी, सुनामी आएगी और साथ में जो है वो एस्टेरॉइड जलता हुआ रहेगा एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग भी लग जाएगी पृथ्वी की सतह पे। और साथ में तो जब एस्टेरॉइड गिरा था तो वो जो है पूरा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर चेंज कर दिया था और उस एटमॉस्फेयर में जो है हमारे डायनासोर रह नहीं पाए और डायनासोर विलुप्त हो गए। ठीक है, समाप्त हो गए। क्लियर है, तो खैर जो हुआ ठीक ही हुआ, अब हम रहते हैं यहाँ पे। तो अब बात ये है कि देखिए, ये रही थ्योरीज की, हम लोग मान सकते हैं कि हमारा जो ओ मुआ मुआ है वो क्या हो सकता है। तो इसके तीन ऑप्शन है, या तो वो कॉमेट हो सकता है, या तो एस्टेरॉइड हो सकता है, या तो मीटियोराइड हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जब इसको देखा गया ध्यान से तो पता चला कि ये तीनों में से कोई नहीं है। तो देखिए कैसे, तो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इसकी कोई भी टेल नहीं है। ठीक है, ये जो पॉइंट एकदम छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट जो दिख रहा है, ठीक है, मैंने उसके ऊपर रेड पॉइंट बना दिया। आप उसमें देख सकते हैं कि इसकी कोई भी जो है टेल नहीं है। और जो हमारा कॉमेट होता है उसमें एकदम ये एक्यूरेट है कि ये पूंछल तारा है, कॉमेट इसमें हमेशा टेल होगी, इसकी पूंछ होगी, तो इसका मतलब ये कॉमेट नहीं है। बात रही एस्टेरॉइड और मीटियोराइड की, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि एस्टेरॉइड और मीटियोराइड का जो है शेप इरेगुलर होता है, कैसे भी अजीबोगरीब शेप के हो सकते हैं। लेकिन ये जो है कॉमेट, ये जो हमारा ओ मुआ मुआ है, इसकी शेप बड़ी स्पेशल है। आपको जो ये दिखाई दे रहा है ये इमेज, ये जो है ओ मुआ मुआ की शेप है, ये बड़ी स्पेशल है। इसके बारे में आगे बात करते हैं कि कैसे इसका शेप है। ठीक है, 10:1 में। तो इसीलिए इन थ्योरी को जो है नकार दिया गया कि ये इन तीनों में से कुछ भी नहीं है। उसके बाद कुछ और थ्योरी दी गई कि ये जो है किसी एक्सोप्लैनेट का हिस्सा है या फिर किसी सन से टूट के आया है। कुछ साइंटिस्टों ने कहा कि ये जो है प्लूटो का भी एक टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, ऐसी ऐसी थ्योरीज दी गई। लेकिन अब साइंटिस्ट इस पर रिसर्च करने लगे कि ये है क्या, कहाँ से आया है। तो आगे रिसर्च बढ़ी, तो इसमें आगे रिसर्च बढ़ती है तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर रिसर्च हुई कि द पैथ ऑफ ओ मुआ मुआ। ठीक है, ओ मुआ मुआ के जब पथ को देखा गया कि ये किस पथ को फॉलो कर रहा है, तब जो है साइंटिस्टों को पता चला कि ये तो हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं, दिस ऑब्जेक्ट नॉट फ्रॉम आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, यानी कि ये किसी और उस सोलर सिस्टम से आ रहा है। ठीक है, और यहां से ये पथ को फॉलो करते हुए ये हमारे सोलर सिस्टम से निकल जाएगा। तो यहां से ही बोला गया कि ये जो है एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट का मतलब यही होता है कि ये हमारे सौर मंडल का नहीं है, किसी दूसरे सौर मंडल से आया है। ठीक है, और इसकी स्पीड भी बहुत ही ज्यादा है। तो जब पैथ ऑफ ओ मुआ मुआ देखा गया तब पता चला कि ये तो हमारे सोलर सिस्टम का है ही नहीं। तो ना तो ये कॉमेट है, ठीक है,
ना तो एस्टेरॉइड है और ना ही मीटियोराइड्स है, ये रियलिटी में जो है एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, जो मैंने सबसे आगे लिखा है, दिस इज द इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये रही बात, इस तरह से पता चला हम लोगों को कि ये जो है बाहरी दुनिया से यानी दूसरी सौरमंडल से आया हुआ एक ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ओमुआमुआ के बारे में जो है कुछ चीजें हैं जो आप नोट डाउन भी कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, यही चीजें पूछी जाएंगी। तो द नेम इज ओमुआमुआ। ठीक है, तो ये है क्या, तो ओमुआमुआ इज द फर्स्ट नोन इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड पासिंग थ्रू द आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ओमुआमुआ जो है पहला जो है नोन है। ठीक है, हो सकता है कि आज से लाखों करोड़ों साल पहले किसी दूसरे सोलर सिस्टम से और भी ऑब्जेक्ट आए हों। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम लोगों को उसका कोई आंकड़ा नहीं है। ठीक है, हमारे पास उतना जो है उस समय सिस्टम नहीं थे, यहां तक कि लाखों करोड़ों साल पहले तो हम इंसान थे भी नहीं। ठीक है, इंसान यहाँ पे रहते भी नहीं थे, तो हो सकता है कि उस समय आया हो, लेकिन हमें नहीं पता। लेकिन फर्स्ट नोन पहली बार जो है इंसानों को पता चला है कि हाँ इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट आया है, यानी कि दूसरे हमारे सौरमंडल के बाहर से भी कोई ऑब्जेक्ट आया है। ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम से पास हुआ है। ठीक है, अब बात यह है कि ये कैसे खोज हुई इसकी, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट वेरिक। ठीक है, रॉबर्ट वेरिक एक साइंटिस्ट है, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट वेरिक ऑन 19 अक्टूबर 2017। ठीक है, 2017 में इसकी खोज हुई थी अक्टूबर महीने में। ठीक है, बाय यूजिंग पैन स्टार टेलीस्कोप, जिसका मैंने जिक्र सबसे पहले किया कि जो टेलीस्कोप है इसका नाम है पैन स्टार टेलीस्कोप, और ये है कहां, तो ये हेला केला ऑब्जर्वेटरी का नाम है। ठीक है, एक जो है शोधशाला है उसका नाम है हेला केला ऑब्जर्वेटरी, और ये है हवाई में। और मैंने मत दिखाई दी आप लोगों को मैप में कि हवाई जो है यूएस का पार्ट है, और ये चारों तरफ जो है समुद्र से घिरा हुआ है, यानी एक द्वीप है, यानी एक आइसलैंड है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट जो बात करते हैं कि इसका नाम कितना अजीब है, ओमुआमुआ। तो चूंकि ये जो है हवाईयन में ढूंढ हुई है, ठीक है ना, ये एक हवाईयन लैंग्वेज है जो हवाई देश में खोज हुई है इसकी। ठीक है, तो इसका जो लैंग्वेज है, ये जो नाम है हवाईयन लैंग्वेज में है, और इसका जो रियलिटी में मीनिंग होता है इंग्लिश में वो है अ मैसेंजर फ्रॉम अफार अराइविंग फर्स्ट, यानी कि बहुत दूर से पहली बार आया एक संदेशक, इसकी हिंदी है। ठीक है ना, बहुत दूर से पहली बार आया एक संदेशक। क्लियर है, ये इसकी हिंदी होगी, इंग्लिश में तो सिंपल ही है, अ मैसेंजर फ्रॉम अफार अराइविंग फर्स्ट। क्लियर है, तो ये रहे ओमुआमुआ के बारे में जानकारी। तो इस तरह पता चला कि ये ओमुआमुआ एक इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है। अब क्या है कि अब बात करनी है कि इसको लेके इतनी कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट हुई, क्यों जो है साइंटिस्ट दो ग्रुप में बट गए, एक बोल रहे कि ये जो है नेचुरल ऑब्जेक्ट है, एक बोल रहे कि नहीं ये आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, एलियन ने भेजा है। ठीक है, तो ये जो ओमुआमुआ है इसके ऊपर जब आगे रिसर्चेज बढ़ी तो पता चला कि ये जो है काफी अजीब बिहेव कर रहा था। तो देखते हैं कि क्या क्या कंट्रोवर्सी है, व्हाट इज द कंट्रोवर्सी। तो देखिए इसके अंदर जो है कई चीजें अजीब देखी गई, जैसे कि पहला इसकी जो स्पीड है वो एक्सिलरेट कर रही थी, स्पीड बढ़ रही थी, लेकिन जो नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी स्पीड जो है नॉर्मली एक जो भी स्पीड रहेगी उसी स्पीड पे चलते हैं, कांस्टेंट स्पीड पे, लेकिन इसकी स्पीड जो है इसमें एक्सेलरेशन था, स्पीड जो है लगातार क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। दूसरा जो है उसके साइज को लेकर कंट्रोवर्सी हुई कि जो यदि ये एस्टेरॉइड है या फिर कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है, तो नेचुरल ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी साइज हमेशा इरेगुलर होती है, ये प्रकृति का नियम है। यदि कोई नेचुरल ऑब्जेक्ट है तो वो किसी भी जो है शेप साइज का हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका जो शेप साइज देखा गया इसमें ऐसा लग रहा है कि ये किसी ने बनाया है। ठीक है, और जैसा कि एलियन शिप के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, फिल्मों में दिखाया गया होगा, या फिर कई लोगों ने कहा है कि हम लोगों ने एरिया 51 में जो है एलियन शिप देखा है, तो ये कुछ कुछ उस फिगर से क्या कर रहा था, मैच कर रहा था। देखो इन रियलिटी ये जो मैं नीचे दिखा रहा हूं ओमुआमुआ को, ऐसा कभी टेलीस्कोप देख ही नहीं पाएगा। टेलीस्कोप ने बहुत छोटे पॉइंट में देखा था, ये 3D इमेज बनाई गई है। ठीक है, इसके बारे में स्टडी की गई तो पता चला कि ये कुछ इस प्रकार दिखता होगा। ठीक है, तो एक बात दिमाग में बैठा के रखिएगा कि ये इसकी रियल इमेज नहीं है, ये जो इमेज है ये ओमुआमुआ के रियल इमेज नहीं है, ये एक 3D इमेज बनाई गई है कि ऐसा दिखता होगा, जो भी रिसर्च हुए उसके आधार पे। ठीक है, तो इसका जो साइज है वो 10:1 के रेशियो में, यानी इसकी लंबाई जो है 10 है और इसकी जो विड्थ है वो 1 है। ठीक है, लेंथ 10 में है, ठीक है, और विड्थ 1 में है। इस प्रकार का रेशियो है जो आज तक जितने भी नेचुरल ऑब्जेक्ट ढूंढे गए हैं उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट इस जो है साइज का नहीं मिला है। ठीक है,
तो इस तरह से जो है ये भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करता है कि यार ये क्या है, ठीक है। उसके अलावा सबसे आगे देखते हैं कुछ और बातें कि ये जो चेंजिंग ब्राइटनेस, ठीक है ना, इसकी जो ब्राइटनेस है, तो देखो ये चमक रहा है, ठीक है। आप लोग देखिए इसको, जब इसकी फोटो ली गई, ये फोटो, ठीक है, तो ये इसकी ब्राइटनेस बहुत कम लेकिन है, ठीक है। यहां पे दिख रहा है आपको कि ये जो है ब्राइट है, थोड़ा हल्का ब्राइट है, ठीक है। अब क्या है कि इसकी जो ब्राइटनेस है वो बार बार चेंज हो रही थी। जैसे कि एरोप्लेन चलते हैं तो रात को देखा होगा आप लोगों ने, तो एरोप्लेन जो है एक बार तेज ब्राइट होता है, ठीक है, हाई ब्राइट, फिर लो ब्राइट, हाई ब्राइट फिर लो ब्राइट, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी अपनी ब्राइटनेस को चेंज कर रहा था, ठीक है। लगभग 8 घंटे में एक बार ये काफी ज्यादा ब्राइट हो रहा था और फिर जो है लो ब्राइट में चल जा रहा था, ठीक है। फिर हाई ब्राइट और फिर लो ब्राइट हो जा रहा था, मतलब ज्यादा चमकीला और कम चमकीला 8 घंटे के अंतर पे, ठीक है। तो इस बात को लेके ये कहा गया कि ये कैसे पॉसिबल है, तो उसके लिए तो ये बताया गया कि ये रोटेशन कर रहा है, ठीक है। यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है घूम रहा है, तो घूमने के दौरान क्या है कि कभी कभी जो है सूर्य का जो है इस पर प्रकाश ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए ज्यादा चमक जा रहा है, और सूर्य का प्रकाश कम पड़ रहा है तो कम चमक रहा है, ठीक है। तो यहां से एक और समस्या हो जाती है कि रोटेशन, ठीक है। ज्यादातर जो ये शिप्स हैं, ये जैसा कि लोगों ने मतलब एरिया 51 के बारे में जिक्र किया है, तो बताया है कि ये शिप जो है रोटेट करता है, यानी गोल गोल घूमता रहता है और फिर कहीं जाता है। तो इसमें भी तो यही चीज देखी गई कि ये भी क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो ये सब बातें जो है डाउट पैदा कर रही थी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ओमुआमुआ है नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, तो आप देखिए इसका जो पथ है बिल्कुल सूर्य से होकर जा रहा है, सन के एकदम पास से होकर जा रहा है, दिख रहा है आप लोगों को, एकदम सन के पास से होकर गया है। लेकिन इसको सन की ग्रेविटी से कोई फर्क पड़ा है नहीं, ठीक है। इसकी स्पीड बढ़ती ही गई और इसको जहां जाना था, निकलना था, ये निकल गया। इसको जो है सन की ग्रेविटी, हालांकि सन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा है, लेकिन सन की ग्रेविटी से इसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं था, ठीक है, कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि नेचुरल ऑब्जेक्ट होता तो इस पर जो है ग्रेविटी का जो एक अच्छा खासा इफेक्ट पड़ता, ठीक है ना। उससे उसका जो है मतलब हो सकता है वो सूर्य के अंदर ही चला जाता, या फिर हो सकता है कि वो जो है अपने पैथ को बिल्कुल चेंज कर देता, ठीक है। तो ये जो है इस पर ग्रेविटी का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये सब बातें हैं जिनको लेकर जो है डाउट क्रिएट हुआ कि ये जो है रियलिटी में नेचुरल ऑब्जेक्ट है या फिर कोई आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इसका जो भी प्रॉपर्टीज रिसर्च में निकली है वो नेचुरल तो मैच नहीं कर रही है, ठीक है। तो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज को लेकर जो हमारे ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, इनका नाम है एवी लोएब, ठीक है, इन्होंने जो है एक बुक लिखी है द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, ठीक है, द फर्स्ट साइन ऑफ इंटेलिजेंस लाइफ बियॉन्ड अर्थ, फ्रॉम राइटर फ्रॉम एवी लोएब, ठीक है। तो इसमें इन्होंने जो है काफी बातें लिखी है। इसमें उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमारा ओमुआमुआ है, ये जो है साइन है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का, यानी कि बाहर जो है ग्रहों में, ठीक है, हमारे सौरमंडल के बाहर भी जो है जीवन है, वहां भी जो है रहते हैं, जिनको हम लोग एलियन या परिग्रही बोल सकते हैं। और इसमें उन्होंने कहा है कि द फर्स्ट साइन ऑफ इंटेलिजेंट लाइफ, ठीक है, यानी कि वो जो लाइफ है वो हम लोगों से इंटेलिजेंट है, और जाहिर सी बात है इंटेलिजेंट तो है ही। अगर इनका बात हम लोग सही मान लें, इनकी बात को यदि कुछ देर के लिए सही माने, तो वो इंटेलिजेंट है। रीजन, क्योंकि हम जो है अभी अपने ही सौर मंडल के सभी जो है प्लेनेट में, अपने ही सोलर सिस्टम के सभी प्लेनेट पर जो है नहीं पहुंच पाए हैं, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आया है, ठीक है। अब ये नेचुरल हुआ तो अलग बात है, यदि ये आर्टिफिशियल है, यानी कि इसको एलियन द्वारा भेजा गया है, तो जाहिर सी बात है कि वो एलियन जो है हाईली इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है ना, हम लोग की तुलना में काफी इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है। और इनसे जब ये क्वेश्चन पूछा भी गया साइंटिस्टों द्वारा कि अगर वो आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, यानी कि जो है मशीन द्वारा बनाया गया है, यानी वो मशीन है, तो ये गारंटीड है कि इसमें से कुछ सिग्नल निकलना चाहिए, इसमें से सिग्नल निकलना चाहिए। तो हम लोगों को कोई सिग्नल क्यों नहीं मिला, तो इन्होंने जवाब में भी यही कहा था, क्योंकि वो हाईली इंटेलिजेंट है। तो उन्होंने जो है एक ऐसा जो है शिप बनाया है जिसको आप पकड़ नहीं सकते। आपने अपने टेलीस्कोप से देख लिया बाय मिस्टेक, लेकिन आप उसे ये नहीं जज कर पाएंगे कि वो जो है शिप है कि क्या है, ठीक है। लेकिन ये इस बात पे अड़े हुए हैं कि ये जो है पक्का है कि एलियन शिप है, और ये जो है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए जो है पहली बार ऑफिशियल तौर पे जो है हम लोगों को प्रूफ मिले हैं, ठीक है। इससे तो देखिए यहां से साइंटिस्ट का जो है दो ग्रुप बढ़ जाता है।
तो एक ग्रुप जो नासा का है, पेन स्टार टेलीस्कोप पे काम कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि नहीं ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है। और एक तरफ है हमारे एवी लोएब और इनके कुछ समर्थक, वो बोल रहे हैं कि हाँ ये बिल्कुल बात सही है कि ये जो है एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल जो है आर्टिफिशियल जो है ऑब्जेक्ट था, और यही जो है प्रूफ है कि हाँ हमारे जो है सौर मंडल के बाहर भी जो है दुनिया है, ठीक है। और एलियन जो है वो हमारे सौर मंडल को जो है ऑब्जर्व करने आए थे, एक झटके में जो है आए, ऑब्जर्व करे और चले गए, ठीक है। अब वो क्या था इस बारे में आगे रिसर्च चल रही है इस एट दिस टाइम, ठीक है। एट दिस टाइम वो जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से इतना दूर जा चुका है, हमारी पृथ्वी के एरिया से बहुत दूर जा चुका है, तो हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है कि उस पर और स्टडी कर पाए, ठीक है। तो अब जो आंकड़े हम लोग को उस समय प्राप्त हुए थी, जो जानकारियां उस समय प्राप्त हुई थी, उसी के बेस पर जो है हम लोग आगे रिसर्च ऑन रखेंगे, यानी साइंटिस्ट रिसर्च करेंगे और अल्टीमेटली देखते हैं कि ये क्या होता है, कि ये नेचुरल ऑब्जेक्ट है कि आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैं इतना ही, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।